अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक सर जी, आप सुनाएं, आप कैसे? ठीक है नो? जी सर जी, शुक्र अल्लाह पाक का करम। बेटा कोई बात पूछनी है कल वाले लेक्चर से? बेटा कोई क्वेश्चन पूछने हैं? जी इमरान, रोल नंबर 52। इमरान बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। अपनी वीडियो ऑन करो ना। वीडियो सर? आपने वीडियो ऑन करो। जी सर। अच्छा इमरान, आपके पास लिमिटेशन एक्ट है ना बेटा, उसका सेक्शन 18 पढ़ो और वीडियो ऑन करके। ये मैं आपको एक्सेस देता हूँ, आप अपनी वीडियो ऑन करो ना। जी सर। जी ये 17 पढ़ना सर? जी 18 पढ़ना जी आप। 18 सर। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। जी इफेक्ट ऑफ लॉस। Where any person having a right to institute a suit or make any application has, by means of fraud, been अच्छा kept पहली from बात ये एक मिनट यहाँ पे रुकना, या मैं पहले आप बता दूं कि ये जस्ट सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। तो बेटा मेरी कोशिश यही है कि 38 आर्डर हमने पढ़ लिए हैं, पीछे एक रह गया 39। उसके बाद आर्डर 40 मैंने आपको बताया था, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। और इसके बाद अपील, 4 आर्डर्स अपील के हैं 41 से ऑनवर्ड। 4 आर्डर्स जो है वो अपील के हैं। 46 जो है वो रेफरेंस का है, 47 जो है वो रिव्यू का है। समझ आ गई? तो इस तक ये हमारी सीपीसी बकाया है।
तो हमने जो बाकी जो पीछे आर्डर्स छोड़े हैं वो यानी कि सूट्स थे, जैसे मैंने आपको कहा था, आपको समझाया था कि ये बाय कंपनीज सूट बाय ट्रस्ट, ये यानी कि अगर आपने सूट फाइल करना है तो उसको ये प्रोसीजर जो हमने सेकंड लास्ट लेक्चर था हमारा, ये जो सूट बाय पापड़, सूट बाय माइनर, ये वो वाली क्लास थी। ठीक है बेटा, अब बात आ गई किस चीज की कि हमने अब देखना है बेटा कि पहले हमने पढ़ लिया आर्डर 38। ठीक है, तो पीछे ऑलमोस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उस विद इन 6 क्लासेस में कोशिश करूंगा जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है सीपीसी का, ठीक है बेटा, हम उसको खत्म करें। फिर अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो जो रह जाएगा जो पीछे हमने आर्डर छोड़े हैं, लाइक एग्जीक्यूशन का कुछ ही सामने छोड़ा आर्डर 21 का, तो उसको भी हम देख लेंगे। अगर ना मिला टाइम तो फिर आप मुझे जवाब दीजिएगा। बाकी जितनी सीपीसी मैंने आप 3 क्लासों को पढ़ा दी है, आप अपने तौर पे चेक कर दीजिएगा बेटा कि अभी तक लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे जितनी जिस तरह की हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इनके नोट्स भी हम रखवा देंगे वहाँ पे बकायदा आपको इन द फॉर्म ऑफ बुक। तो ये भी 200 पेज की बन रहे हैं इंशाल्लाह। तो कोशिश तो हमारी है ये जल्द अज जल्द बन जाए, लेकिन साथ साथ लिमिटेशन के बनते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, लिमिटेशन के 5 क्वेश्चन पहले आपको भेज चुका हूँ मैं। तो आज दो सेक्शन आज हमने पढ़ने हैं, कोशिश करेंगे आज ही हम आप इसके जो आज वाले लेक्चर्स के हैं ये हम आपको भेज देंगे। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा लिमिटेशन एक्ट जो है इसका सेक्शन 18 और साथ जो है इसका सेक्शन 19। समझ आ गई बेटा बात की? अब आपने ये पहले इसकी एक दफा पढ़ देता है सेक्शन 18 ताकि आपके माइंड में स्केच बैठ जाए कि अब बात आ गई किस चीज़ की, फ्रॉड के मुतालिक, कि अगर लिमिटेशन ज़ाया हो रहा है, किसी का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है ड्यू टू किसी की फ्रॉड की वजह से, तो उसमें हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या कहते हैं। अगर प्लेंटिफ के साथ कोई धोखा करता है, कोई डॉक्यूमेंट जो उसने छुपा लेता है जो उसने प्रोड्यूस करना था, ठीक है, उसके बाद जो कोई काज ऑफ एक्शन है वो कोई फ्रॉड के जरिए जो है छुपा लेता है, या उस चीज़ को यानी कि उसका जो केस फाइल होना होता है ना वो फ्रॉड की वजह से क्या होता है, आपका अल्लाह भला करे, ड्यूरिंग द प्लीडिंग क्या होता है, इन्फ्रिंज होता है इसका राइट जो है। तो लॉ ये कहता है कि जो शख्स फ्रॉड करेगा ना उसके अगेंस्ट लॉ ये कहता है सेक्शन 18 में कि एक्सटेंड टू, ये जो एप्लीकेबल है सूट्स एंड एप्लीकेशन, नॉट इन क्रिमिनल केसेस एंड नॉट इन अपील। समझ आ गई? नई अपील में अप्लाई करता है ये, जस्ट सेक्शन 18 जो है ये एप्लीकेबल है एक्सटेंड टू सेक्शन है जो आपका अल्लाह भला करे जो सूट्स और एप्लीकेशंस तक। अब ये इसकी वर्डिंग गौर से सुन लेना। इसी वर्डिंग पे हमारा अगर आप चाहो तो पूरा 6 सफ़ों का क्वेश्चन बना लो। ठीक है, अब आपने गौर से सुनना है कि पहली बात मैंने आपको बता दी, पहली लाइन में इसने लिख दिया क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है बेटा यहाँ पे। ठीक है, जहाँ तक मैंने तैयार किया हुआ है जो मुझे है आइडिया, मैं आपको बता दूं बेटा कि confirm it is applicable to the suits and application, not applicable in the appeals and क्रिमिनल केसेस। सेक्शन 80 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड वाली जो बात है वो जस्ट अप्लाई करता है सूट्स और एप्लीकेशंस में। ये बात पहले नोट में लिख लो। जी बेटा, इमरान एक दफा सेक्शन 18 पढ़ दो। जी, Effect of fraud, where any person having a right to institute a suit or make any application has, by means of fraud, been kept from the knowledge of such right or of title on which it is founded, or where any document necessary to establish such right has been fraudulently concealed from the time limited for instituting a suit or making an application A against the person guilty of the fraud or accessory thereto, be against any person claiming through him otherwise than in good faith and for valuable consideration, shall be computed from the time when the fraud first became to know to the person injuriously affected thereby, or in the case of the concealed document, when the first had the means of producing it or compelling to produce it. अच्छा, अब बेटा बात गौर से सुनना। पहली बात ये कि ये सेक्शन अप्लाई कहाँ कहाँ पे करेगा। ठीक है, अगर इसमें आपने इसकी पहली बात आपको बता दी है कि ये एप्लीकेबल है जो कि इन द केस ऑफ
सूट्स एंड एप्लीकेशन। अच्छा, अब इसके ग्राउंड्स क्या क्या हैं? ठीक है, नंबर 1, वेयर द राइट टू सू इज फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड। पहली बात क्या कि जो सेकंड लाइन है इसमें इसने वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि जो राइट टू सू है ना वो फ्रॉडुलेंटली क्या किया, किसी ने कंसील किया है। समझ आ गई बात की। नंबर 2, डॉक्यूमेंट जो है वो फ्रॉडुलेंटली कंसील किया है किसी ने। राइट टू सू कंसील हुआ या कोई डॉक्यूमेंट किसी ने कंसील किया। और तीसरी बात जो है वेयर द टाइटल इज कंसील्ड। समझ आ गई बात की। तो याद रखिएगा, जब ये तीनों बातों में से कोई एक बात आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। समझ आ गई। और ये आपने क्लेम करना है उस टाइम जो ही आपके एट फर्स्ट इंस्टेंस प्रोसीडिंग्स जब आपकी स्टार्ट हुई हो, प्लेडिंग आपकी जिस फेज में भी स्टार्ट हुई है ना बेटा, ठीक है, आपने उस चीज पे एट अगली स्टेज आपने क्या कर लेना है, इस चीज को क्लेम करना है। समझ आ गई बात की। और अगली मेन बात आप ये याद रखिएगा, इसका ओनस ऑफ प्रूफ जो है ना ऑलवेज रेस्ट अपॉन द शोल्डर ऑफ द प्लेंटिफ। Plaintiff, first of all, he has to prove that there is something wrong in the form of fraud which has been done by the opposite party. ये डिफेंडेंट भी कर सकता है या कोई और शख्स भी कर सकता है जिसका कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें क्या होता है, कोई इंटरेस्ट होता है। अच्छा, अब इसमें अगली बात सुन लो कि जो आपका है बर्डन ऑफ प्रूफ, जब प्लेंटिफ अपना केस प्रूव कर देगा तो इसका ये बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात की। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्रॉड, जब आपको फ्रॉड एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अपॉन द अदर पार्टी। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, अब अगर इसका जो है टाइम कम्यूट कैसे किया जाएगा, समझ आ गई बात की। जो इसका फ्रेश जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है इसका क्या तरीका है, इसको हमने कम्यूट कैसे करना है। ठीक है, इसके 3 बातें अगर मैं आपको बता दूं, बल्कि आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लो। पहला आप लिख लो इन द केस ऑफ राइट टू सू और टाइटल इज कैंसल। समझ आ गई। तो पहले सेकंड लाइन में ये 2 बातें ग्राउंड्स थे ना, जब हमने कहा था कि या तो आपका क्या कैंसिल हुआ हो, फ्रॉडुलेंटली राइट टू सू कैंसिल हुआ हो, समझ आ गई बात की, या टाइटल कैंसिल हुआ हो, या कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो उसने क्या किया हो, कंसील किया हो, जिसकी बुनियाद पे आपने क्या करना था, वो सूट फाइल करना था। अब इनको अगर हम डील करें कि इसका जो हम टाइम कम्यूट कैसे करेंगे, नंबर पहली फेज इसमें अगर आपने लिखनी है नंबर 1, इस लाइन में अगर आप ये बना के लिख लोगे तो आपने कहना है इन द केस ऑफ जो है राइट टू सू और टाइटल इज कंसील्ड। अगर किसी ने क्या किया, आपका राइट टू सू और आपका टाइटल क्या किया है, कंसील किया है। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पे आप ये लाइनें लिख लो। अगर आपके पास ये पेंसिल है तो ये मैं आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि बेटा मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूँ तो फिर मेरा लेक्चर पूरा नहीं होता, मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करूँ तो फिर मिनट कटते हैं, तो ये मसला है। तो आप उसमें अगर आपने ये लिखना है तो ये आप वहां पे लिख लो कि अगर आपका केस है कौन सा राइट टू सू और टाइटल जो है वो कंसील हुआ है, तो ठीक है। तो जो आपका जो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम है उसमें आप ये लाइन लिख लो। ठीक है, that the period, the time period shall be computed from the time when the fraud first became known, यानी कि उस दिन से, यानी कि जिस दिन आपके क्या नॉलेज में आया था, फ्रॉड आपके नॉलेज में आ गया था, पहले दिन से लेके जिस दिन तक वो आपका यानी कि चीज आपकी क्या आई थी, नॉलेज में आई थी, उस दिन से आपका जो ये टाइम होगा ये कम्यूट हो जाएगा, ये दैट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लिमिटेशन। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब ये बात आपने इस बात में वाज़ेह तौर पे लिखनी है कि इसकी जो कम्यूटेशन ऑफ टाइम है ना, इन द केस ऑफ टाइटल और इन द केस ऑफ राइट टू सू इज कंसील्ड। ये बात जब आपके नॉलेज में फ्रॉड आया है, जब आपके नॉलेज में फ्रॉड आया है उस टाइम से ये कम्यूट होगा, ना कि उस टाइम से जिस दिन से आपका ये जो है ये राइट टू सू, यानी कि उस दिन आपका राइट इंट्रोड्यूस हुआ था या इसमें आप इस चीज के इंटाइटल हुए थे, नहीं, उस दिन से नहीं। जिस दिन आपका क्या होगा, फ्रॉड आपके नॉलेज में आया होगा, उस दिन से आप कह सकते हो कि जनाब इस बंदे ने क्या किया, फ्रॉड किया, तो उस दिन से जो आपकी होगी ये टाइम जो होगा आपका आपको एग्जम्पशन मिलेगी। अच्छा, अब दूसरा है जो आपका डॉक्यूमेंट, क्या किया उसने, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट कंसील किया है जिसकी बुनियाद पे आपने क्या किया था, आपने सूट फाइल करना था, उस बंदे ने क्या किया, डॉक्यूमेंट जो है उसने क्या कर लिया, छुपा लिया। ठीक है, इसमें ये था कि जिस दिन आपने क्या करना था, प्रोड्यूसिंग और कंप्लीटेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है सेक्शन में, प्रोड्यूसिंग और कंप्लीटिंग। जो आपकी जिस दिन जो उसकी प्रोडक्शन थी या कोई कंप्लीटिंग प्रोसीजर जो कि कोर्ट में आना था,
उस दिन से आपका जो ये टाइम है ये कैलकुलेट होगा। समझ आ गई बात की? ना कि इसके कि डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट के ये डॉक्यूमेंट डिस्कवर हो गया और ये इसके पास है या इसके पास नहीं है ना। जो दिन था जिस दिन से आपने वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लेके आना था या उसको आपने क्या करना था, प्रोड्यूस करना था, उस दिन से आपका ये टाइम है क्या होगा, ये अल्लाह आपका भला करे। इस सेक्शन में ये बात वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि ये कंप्यूटर उस दिन होगा जिस दिन आपका प्रोडक्शन या उसकी प्रोडक्शन होनी थी या उसको कंप्लीट होना था उसकी जो प्रोसीजर, ना कि इसके कि उसने डिस्कवर होना था। समझ आ गई बेटा बात की? तो प्लेंटर ने इन तमाम बातों को नीचे अगर आप आखिरी पैरे में जाके पढ़ोगे तो इसने लिखनी है कि इसको जो है वो कॉज ऑफ एक्शन जो है, ये तीनों बातें जो हमने लिखी है, कॉज ऑफ एक्शन, टाइटल और डॉक्यूमेंट जो है ना, ये सारी बातें कंसील हुई हैं फकत किस वजह से, उसके फ्रॉड से। समझ आ गई बेटा बात की? तो इस बात में याद रखिएगा कि ये तीन बातें हैं जो ओनस ऑफ प्रूव होगा तो वो हमेशा किस पे होगा बेटा, आपके प्लेंटर पे होगा। ये बात याद रखिएगा। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ जी, इट इज एप्लीकेबल एक्सटेंड टू द suits and applications not in criminal cases and appeals। समझ आ गई बात की? तो इसके बारे में ये था सेक्शन बेटा 18। ठीक है बेटा। अब अगर इमरान बेटा आप पढ़ दोगे सेक्शन जो है 19 एक्नॉलेजमेंट, तो इसको भी आज ही हम देख लेते हैं ताकि हमारा जो ये दो सेक्शन है ये क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए और हम इसको क्या कर लें। In respect of any property or right, an acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed, or by some person through whom he derives title or liability. A fresh period of limitation shall be computed from the time which the acknowledgement was so signed. Subsection 2. Where the writing containing the acknowledgement is undated, oral evidence may be given of the time when it was signed, but subject to the provision of Evidence Act 1872. Oral evidence of its contents shall not be received. सर ये एक्सप्लेनेशन पढ़नी है? नहीं, इसको दोबारा पढ़ दो जोर से, एक दफा रिपीट कर दो सेक्शन 19 को बेटा। जी सर। Effect of acknowledgement in writing. Subsection 1. Where before the expiration of period prescribed for a suit or application respect of any property or right, any acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed, or by some person through whom he derives title or liability. A fresh period of limitation shall be computed from the time which the acknowledgement was so signed. Subsection 2. Where the writing containing the acknowledgement is undated, oral evidence may be given of the time when it was signed, but subject to the provisions of Evidence Act 1872. Oral evidence of its contents shall not be received. अच्छा, आप बेटा को पूछे ना कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ये सवाल अक्सर आता होता है जुडिशरी में। समझ आ गई बात की? बेशक आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। आप अगर को पूछे जो एक्नॉलेजमेंट है ना, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, बात समझ आ रही है बेटा? एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? तो आपने लिखना है मीन्स एंड एडमिशन। अब अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में लेक्चर जैसे आपको बेहतर लगे। तो इसमें वाज़ेह तौर पे बेटा है एक्नॉलेजमेंट means the admission of truth. Number one, acknowledgement means the admission of truth। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, इसके बाद ट्रुथ किस चीज का? ट्रुथ ऑफ वंस ओन लायबिलिटी। ठीक है, इट इज जो है एडमिशन ऑफ ट्रुथ, किस चीज का? एडमिशन ऑफ वंस ओन लायबिलिटी। सच एडमिशन में बी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। समझ आ गई? कोई शख्स क्या कर लेता है जब एक चीज को मान लेता है। अगर इसको हम डिफाइन करें इस एक्नॉलेजमेंट को, तो आप ये लिख लो, एक्नॉलेजमेंट इज एन एडमिशन इन राइटिंग। अगर हम इसको लिखवाएं, अगर हम इसको ये देखें कि एक्नॉलेजमेंट से मुराद क्या है, या हम इसको डिफाइन अगर हम इसको देखें तो एक्नॉलेजमेंट इज एन एडमिशन साइंड बाय द डेप्टर और बाय हिज एजेंट, साइंड बाय हिज डेप्टर और बाय हिज एजेंट, दैट द डेप्ट in due which revises
the paid off limitation provided by the statute to recover the debt। समझ आ गई बेटा? तो ये सेक्शन 19 है। समझ आ गई बात की? ये क्या करता है, अगर ऐसे समझ ना आए तो आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसकी ये लाइंस पढ़ोगे तो पहली लाइन में लिखी हुई है कि जो बिफोर द एक्सपायरी, अगर हम ये कहें कि ये सेक्शन 19 जो एप्लीकेबल कहाँ पे है, तो आपने पहली बात क्या लिखनी है कि अगर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड। समझ आ गई? नंबर 1 कि अभी तक आपका जो है टाइम एक्सपायर नहीं हुआ। अप्लाई जो इसकी जस्ट इट इज एप्लीकेबल, ये जो मिड में लाइन लिखी हुई है आपकी सूट्स और एप्लीकेशन में अप्लाई करता है, ठीक है। और इसके बाद डेप्ट, प्रॉपर्टी और एनी राइट्स जैसे उसने बताया है, ठीक है। इसके बाद जो आपका डेप्टर होता है वो क्या करता है, साइन करके देता है, या खुद साइन करता है या उसका एजेंट साइन करता है। समझ आ गई बात की? किस चीज की? एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। समझ आ गई बात की? तो ये सारी बातें किसके बारे में है? आपकी सेक्शन 19 के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो एक्नॉलेजमेंट है, ये इस चीज को शो कभी भी नहीं करता कि आपका कोई एक नया कंट्रैक्ट हो गया किसके साथ, आपके जो है अपोनेंट के साथ। समझ आ गई बात की? तो ये सारी बातें अगर आपसे कोई पूछे कि राइट नोट ऑन एक्नॉलेजमेंट, तो आपने पहली बात क्या करनी है, इसकी मीनिंग लिख के इसको क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। डिफाइन करने के बाद ये जो 4-5 बातें हमने लिखी हैं कि ये कौन है, कौन करता है आपका, जब डेप्टर खुद करता है या डेप्टर का एजेंट करता है, इन राइटिंग करता है और इन अप्लाइडली करता है, यानी कि वाजे तौर पे या तो रिटर्न करेगा या ओरल करेगा, तो दैट इज एडमिसिबल। समझ आ गई? इन द आई ऑफ लॉ। अगर आपको क्या करता है, बेशक ये ओरल भी है, तो इसको भी क्या किया जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है। समझ आ गई बेटा बात की? तो एक्नॉलेजमेंट अगर कोई आपको पूछे कि डेफिनेशन क्या है, तो मैंने आपको बता दी कि एक्नॉलेजमेंट इज एन एडमिशन। समझ आ गई बात की? तो इन राइटिंग भी हो सकता है और है ये मस्ट बी साइंड बाय द डेप्टर और बाय हिज एजेंट, ठीक है। विच रिवाइज, जो आपको मैंने लिखवा दिया, लिमिटेशन प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूट, जो कि वो एक चीज को एडमिट कर लेता है, एक चीज को तस्लीम करके लिख के दे देता है, कौन, जो आपका डेप्टर है। समझ आ गई बात की? और ये एक्सटेंड टू प्रॉपर्टी। समझ आ गई बेटा बात की? आपका डेप्ट और एनी राइट इन, तो आपका अल्लाह भला करे इसमें है, तो ये जो आपका राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एक्सटेंड टू डेप्ट और एक्सटेंड टू प्रॉपर्टी। समझ आ गई बात की? और कोई आपको कोई और राइट है इन रिस्पेक्ट। समझ आ गई बेटा बात की? जी इमरान, इसको फिर पढ़ो सेक्शन जो आपका 19 है एक्नॉलेजमेंट वाले को। आप जरा इन बातों को गौर से जो मैंने किए हैं इनको माइंड में रख के सेक्शन सुन लो। जी बेटा। Section 1. Where सेक्शन before the 119 expiration. 19 Section 19. Effect of acknowledgement in writing. जी। Subsection 1. Where before the expiration of period prescribed for a अब suit पहली बात ये or कहाँ पे अप्लाई करेगा, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड। जी before the expiration of period prescribed for a suit or application. अब ये एप्लीकेबल Respect- कहाँ पे है जी, जस्ट एक्सटेंड टू सूट्स एंड एप्लीकेशंस, यानी कि जो अपील में नहीं एप्लीकेबल कर, ये अप्लाई नहीं करेगा। जस्ट जहां तक आपने कोई सूट फाइल करना है या आपने कोई एप्लीकेशन देनी है, तो ये सेक्शन वहां पे एप्लीकेबल है जी। in respect of any property or right. Any अच्छा, कोई acknowledgement प्रॉपर्टी आ of गई right. या कोई डेप्ट आ गया या एनी राइट इन रिस्पेक्ट विद, यानी कि रिस्पेक्ट से मुराद आपका कोई ऐसा राइट जो है रिगार्डिंग टू द प्रॉपर्टी और डेप्ट है जी। An acknowledgement of liability in respect of such property or right has been made in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed, जी or by some person through whom he derives title or liability. हिज एजेंट आ गया ना जी। जी Yes, sir. A fresh period of limitation shall be computed from the time which the acknowledgement was so signed. समझ आ गई बेटा आपकी? जो आपके टाइम कम्यूट किया जाएगा ना, कम्यूट का पता है ना, अगर आपको सेक्शन 52, 53, 54, 55 और 56 आप फिर से याद हो, तो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का आपको बड़ा अंदाजा होगा। सेक्शन 54 से ऑनवर्ड ये बात हुई है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की। तो वहां पे अगर ज्यादा शब्दों को कम्यूट का मतलब होता है क्या कर देना, रद्द बदल कर देना, डिडक्ट कर लेना, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ तक बेटा किसी ने कोई बात पूछनी है ना, ये इन दो सेक्शन से आपके 18 से और 19 से, तो जी बिस्मिल्लाह, ये आपको एक्सेस में दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक आज जो बातें हैं इंशाल्लाह ये शाम को हम कोशिश करेंगे कि ये मेरा आज का जो लेक्चर है ये आपको मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई बात आपने पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह आप पूछें।
सेक्शन 18 से लेके 19 तक, 2 सेक्शन में से लिमिटेशन एक्ट, यहाँ तक कोई बात आपको पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह। बेटा एक्सेस हर किसी के पास है, किसी ने बेटा क्वेश्चन करना तो जी बिस्मिल्लाह आप क्वेश्चन करेंगे। बेटा किसी ने कोई बात पूछनी है? गान मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर। जाफर जमाल आवाज आ रही है? सर जमाल जाफर खान सर, मेरे सर आवाज आ रही है सर, लेकिन मैं रश में हूँ सर। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू। सॉरी सर, मैं आपको ना सर कॉल कर लेता हूँ सर, मैंने कुछ पूछना था, मैं बाद में कॉल कर लूँ। अच्छा चलें ठीक है। जी असद रहमान बेटा आप जी सर आवाज आ रही है बिल्कुल सर, कोई बात क्वेश्चन नहीं पूछनी है पूछना बेटा? सर। नहीं नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं। जी शेर खान काकड़ जी, मोहम्मद कमाल सेमेस्टर 8 जी सर आवाज आ रही है? बेटा कोई बात पूछनी है? नहीं सर। जी निशान मंगल बड़ा आप जी। बेहतर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर हमें सलाम। तो समझ ही नहीं आती सर किसी बात की भी। आप कौन? निशान? निशान जी सर। हाँ, आप किस बात की समझ नहीं है? जी सर। सर जितनी सीपीसी क्लास में पढ़ी है सर उसकी तो समझ आ गई, उसके बाद तो सर पता ही नहीं ऊपर से गुजर रही है सर। अब इसके बारे में कोई हल बता दो, मैं क्या करूं? सर पता नहीं ऑनलाइन पे आवाज का थोड़ा इश्यू होता है, नेट का भी प्रॉब्लम है सर, और बिजली भी रहती है सर, कुछ समझ नहीं लग रहा सर। अब इसका एक हल मैं इसका हल मैं आपको बताऊं? निशान निशान सुन रहे हो? अब मेरी बात आप गौर से सुन लो बेटा। मेरा जो जितनी भी सीपीसी जी सर सुन रहा हूँ। जितनी सीपीसी मैंने आपको पढ़ाई है ना बेटा, ठीक है, मेरा एक एक लेक्चर पहले दिन से लेके आज तक जितने भी मेरे लेक्चर हैं वो आपके पोर्टल पे पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या पड़े हुए हैं? आपके पोर्टल पे पड़े हुए हैं, और आई थिंक बाकी किसी के नहीं होंगे। समझ आ गई बात की? तो जहाँ पे आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आई, जहाँ से मैंने छोड़ा है या जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, तो एक दफ़ा आप थोड़ा सा तकलीफ कर लिया करें, थोड़ा सा टाइम निकाल के उन लेक्चर्स को एक दफ़ा फिर बैठ के सुन लिया करो, किताब सामने रख के बैठा करो, कॉपी पर साथ लेके बैठा करो। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि तो मेरा हर किताब तो लेक्चर। अपडेटेड है नहीं सर, वो डाउनलोड की है, जो अपडेट थी वो तो सर आपके पास थी। हाँ जी, नहीं, मेरे जो YouTube वाले चैनल पे मेरा हर लिंक आपके पास है, हर लिंक क्लास के पास है। आप अपना पोर्टल चेक करो। समझ आ रही है? समझ आई है बेटा कि नहीं आई? अब आप बैठे हुए पत्नी कहाँ पे हो? निशान समझ आ रही है बेटा बात की?